जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को लेकर सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर में खत्म हो गया था मसूद अजहर का परिवार। टीवी 9 की खबर पर मसूद के करीबी का कबूलनामा। जैश के टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी ने माना 7 मई को भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया गया था उसमें मसूद अजहर के परिवार के लोग बेमौत मारे गए। इस आतंकी का परिवार खत्म हो गया। ये इलियास ने कहा है अपने कबूलनामे में, ये बातें बताई। तो इलियास कश्मीरी मसूद अजहर का ये करीबी माना जाता है और इलियास कश्मीरी खुद ये कबूल रहा है कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में 7 मई को मसूद अजहर जो कि जैश का चीफ है वो बुरी तरह से उसको नुकसान पहुंचा, उसके परिवार के लोगों के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये इलियास कश्मीरी ने कहा है। जैश का ये कमांडर है, खतरनाक आतंकी है, मसूद अजहर का करीबी माना जाता है और वो ये कबूल रहा है कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर सुनिए। तो देखा आपने क्या बयान दिया गया है। 7 मई को भारतीय सेना के हमले की 2 तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। 6 से 7 मई की दरमियानी रात किस तरीके से भारतीय जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, 2 तस्वीरें उससे जुड़ी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है जहां जैश के टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी ने माना है कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए। और ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में अटैक हुआ, आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया गया था और इस दौरान मसूद अजहर का परिवार तबाह हो गया था। और जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, टीवी 9 ने इस जानकारी को लगातार दर्शकों तक पहुंचाया था किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को ना सिर्फ अंजाम दिया गया बल्कि सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया था और इस दौरान मसूद अजहर का परिवार भी तबाह हो गया था। और ये अब बड़ी जानकारी क्योंकि उसके करीबी के द्वारा ही इसको बता दिया गया है, अब स्पष्ट किया गया है। जी बिल्कुल प्रगति। और ये भी देखिए कि किस तरीके से जैश ए मोहम्मद का एक टॉप कमांडर है इलियास कश्मीरी, इसके शब्दों में साफ तौर पर भारतीय सेना का खौफ देखा जा सकता है, ऑपरेशन सिंदूर का खौफ देखा जा सकता है। जिस तरीके से 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को बहावलपुर में अंजाम दिया जिसमें मसूद अजहर जो कि जैश ए मोहम्मद का सरगना है, हेड है, उसके परिवार के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी उसके अंदर, उसका जिक्र बकायदा इसने पीओके में एक जलसे के दौरान किया है। और खास बात यह है कि जिस वक्त ये स्टेज पर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, इसके चेहरे पर जो खौफ दिख रहा है उसी दौरान देखिए इसके चारों तरफ आपको जो आतंकी है वो अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस दिखाई देंगे इसकी सिक्योरिटी में। तो कहीं ना कहीं डर अभी भी इन आतंकियों के अंदर बना हुआ है ऑपरेशन सिंदूर का, भारतीय सेना का। और कहीं भी अब ये फ्रीली मूव नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी जहां भी जा रहे हैं इसी तरीके की सिक्योरिटी के अंदर जा रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार ये बयानबाजी की जा रही है, एक बार फिर जो जिहादी हैं उनको उकसाया जा रहा है ताकि भारत के खिलाफ घाटी के अंदर किसी बड़ी साजिश को फिर से अंजाम दिया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। मसूद अजहर का इससे पहले बयान भी आया था जहां उन्होंने कहा था काश इससे तो मैं ही मर जाता। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अब उनके करीबी ने भी इस बात को स्वीकार किया है, माना है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मसूद अजहर का पूरा परिवार तबाह हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को ईडी का समन। 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। युवराज सिंह को 1xBet ऐप में ईडी का नया समन आया है। फिल्म एक्टर सोनू सूद को भी समन आया है। कल मिमी चक्रवर्ती से पूछताछ हुई थी इस सिलसिले में और अब नई जानकारी ये कि क्रिकेटर युवराज सिंह को भी ईडी का समन आया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 23 सितंबर को ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होंगे युवराज सिंह। इसके अलावा फिल्म एक्टर सोनू सूद को भी समन भेजा गया है ईडी की तरफ से। लगातार इस मामले में खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज से पूछताछ चल रही है। इसके पहले मिमी चक्रवर्ती से भी इस मामले में पूछताछ की गई थी। 1x बेटिंग ऐप में ईडी का
नया समन सामने आया है। और ये जो आप ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, किन किन को अब तक समन गया है, किन किन से पूछताछ हुई है। देखिए, सुरेश रैना पूर्व क्रिकेटर, उनसे पूछताछ हुई है। शिखर धवन से पूछताछ हुई है। रॉबिन उथप्पा, ये पूर्व क्रिकेटर भारतीय टीम के, इनसे पूछताछ की गई है ईडी के द्वारा। और अब युवराज सिंह को भी समन भेजा गया है पूछताछ के लिए। इसके अलावा फिल्मी दुनिया से जुड़े कलाकारों की बात करें तो इसमें उर्वशी रौतेला का नाम शामिल है। सोनू सूद को भी ईडी का समन गया है। अंकुश हजारा का भी नाम है इस लिस्ट में। और मिमी चक्रवर्ती से भी ईडी ने पूछताछ की है। आइए आगे बढ़ते हैं। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से हाहाकार मच गया है। बड़े होटल, रिजॉर्ट, दुकानें सैलाब का शिकार हुए हैं तो 2 लोग अभी तक लापता हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। पहाड़ से उतरी सुनामी तो हाहाकार मच गया। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से भीषण तबाही मची। सैलाब में बहती इस कार को देखिए। भारी भरकम गाड़ी सैलाब के प्रहार से चकनाचूर हो गई। देहरादून में ऐसा भयानक सैलाब अचानक आया। एकदम आसमान से बर्बादी का बादल फटा। हर तरफ पानी की इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी जिसमें सब कुछ बह गया। देखिए, सफेद रंग की ये गाड़ी कैसे लहरों में फंसकर सैलाब का शिकार हुई। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से कई लोग लापता हुए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। इस जल प्रहार में होटलों को भी नुकसान पहुंचा है। सहस्त्रधारा के नजदीकी इलाकों में भी आपदा का असर दिखाई दिया। सलोना मार्ग पूरी तरह तहस नहस हो गया। रात के अंधेरे में बादल फटने से सहस्त्रधारा इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। देर रात सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, डीएम और रेस्क्यू टीमों ने मोर्चा संभाल लिया। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आपदा पीड़ितों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया गया। देहरादून में कल से हो रही तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। और देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटने के बाद कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं। कई मकान भी सैलाब की चपेट में आ गए। तस्वीरें देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके की हैं, जहां देखा जा सकता है कि कैसे बादल फटने के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में कई मकान आ गए। कई मकान तो पूरी तरह से तबाह नजर आ रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन एक्टिव हो गया और मौके पर सभी सुरक्षा और रेस्क्यू एजेंसियों को रवाना किया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। काफ़ी यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट है, जिस कारण की काफ़ी जो है नुकसान हुआ है लोगों का। सिर्फ 3 लोगों के यहाँ पे दबे होने की सूचना प्राप्त हुई है, बाकी सब और किसी का कोई नुकसान नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पीछे पहाड़ पूरा जो है लगातार आ रहा है। अभी यहाँ पर इनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, पर अभी सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा है क्योंकि यहाँ पर जो है ऊपर से सारा मलबा और साथ में जो है पानी भी काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह का शिकार ना हो। प्रशासन उनकी मदद के लिए मौजूद है। वहीं इस इलाके में कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। देखिए कैसे इलाका पूरी तरह से मलबे की चपेट में आ गया। और उत्तराखंड के देहरादून में तेज बारिश के बाद काफी नुकसान की भी खबर है। देहरादून में टोंस नदी में 5 लोग बह गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ टोंस नदी किस तरह उफान पर है। हर तरफ सैलाब दिख रहा है। देर रात से देहरादून में हो रही बारिश से सभी नदियां अपने रौद्र रूप में नजर आ रही हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है। देहरादून से हिमाचल जाने वाले नेशनल हाईवे 72 पर नंदा की चौकी के पास मुख्य पुल टूट गया, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। वहीं टपकेश्वर महादेव मंदिर से निकलकर आने वाली तमसा नदी ने भी विकराल रूप ले लिया, जिसकी चपेट में आने से 4 से 5 लोगों के बहने की खबर सामने आ रही है। सैलाब को देखकर स्थानीय लोग दहशत में हैं। रात को तो बहुत बुरे हालात है। पूरी रात बारिश रही, काफ़ी तेज बारिश रही और सुबह के टाइम पे हमने देखा तो ये नदी पूरी ऊपर तक आ रखी थी। गांव के करीब कभी भी इतना पानी नहीं आया, लेकिन आज जो हमने जो सुबह देखा ये काफ़ी भयंकर स्थिति। गाँव वाले काफ़ी डरे हैं। ये इधर सामने घर है, वो हमें लग रहा है कि घरों के अंदर पानी भी घुसा है। हम बस यही सरकार से करेंगे, सहायता दे दे हमें। उत्तराखंड के देहरादून में सैलाब से काफी तबाही मची है। यहां कई नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के देहरादून जिले की हैं, जहां डोईवाला में सैलाब ने किस कदर तबाही मचाई, तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। पानी मानो पुल को पार करने की कोशिश कर रहा हो।
वहीं सैलाब के बीच कई वाहन भी फंसे नजर आ रहे हैं। अगर देखें तो उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं थमने का नाम नहीं ले रही। देहरादून के कालीघाट इलाके में देर रात बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। कई दुकानों को क्षति पहुंची है। इस घटना में 2 लोग लापता हैं। मौसम विभाग ने आज देहरादून, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, नैनीताल जनपदों में कहीं कहीं तेज दौर की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही दूसरे जिलों में भी तेज बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। एसडीआरएफ की टीम को भी सतर्क रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। वहीं उत्तराखंड के देहरादून, चमोली, चंपावत में तेज बारिश का आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में आज स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 20 सितंबर तक तेज बारिश के दौर रहने की संभावना जताई है। इसी के साथ लोगों को संवेदनशील इलाकों में यात्रा न करने की सलाह दी गई है। देहरादून में 12वीं तक के सभी स्कूल आज बंद रखने के आदेश है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तराखंड के देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल जिलों के अधिकांश स्थानों पर गर्जन के साथ तेज बारिश की संभावना है। रानी पोखरी, गुजराड़ा, देवप्रयाग गजा और डाबर खाल कुरी गुरियाली मार्ग भी बंद हुआ। इसे खोलने का प्रयास अब जारी है। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में हो रही भारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के चलते मसूरी देहरादून मार्ग पानी वाला बैंड के निकट भूस्खलन से बंद हो गया। इससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार है। सड़क बंद होने से मसूरी देहरादून आने जाने वाले लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। और उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। देहरादून के अलग अलग इलाकों में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। फन वैली के पास देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हाईवे पर पानी का रौद्र रूप देखकर लोग दहशत में हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह से धंस गया। हाईवे के ऊपर सैलाब दिख रहा है। फिलहाल लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया। अगर देखें तो उत्तराखंड में देर रात से हो रही बारिश से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ तबाही के निशान दिख रहे हैं। नदी पुल की बहुत बुरा हाल। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी में बादल फोड़ तबाही मची हुई है। हाईवे पर जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में लोग डरे हैं। मसूरी में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। मसूरी देहरादून सड़क जगह से बंद है। सड़कों पर कई जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है। खतरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में बारिश के कहर के बीच ऋषिकेश में तेज बहाव के बीच कई लोग फंस गए हैं। रेस्क्यू अभियान भी जारी है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी आज सुबह से ही उफान पर है, जिससे पानी हाईवे तक पहुंच गया। एसडीआरएफ टीम ने नदी में फंसे कई लोगों को बचाया। कई वाहन अभी भी पानी में फंसे हुए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है एक ट्रक के साथ ये कार नदी के तेज बहाव में फंस गए, जिसके बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीमें पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सभी लोगों को पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तेज बहाव से नदी किनारे स्थित कई दुकानें पूरी तरह बह गईं, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई से बड़ी अनहोनी टल गई। समय रहते लोगों की जान बचा ली गई। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास एक पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया। बारिश ने उत्तराखंड के कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई, जिसकी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सितंबर के महीने में कैसे बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने के बाद एक बार फिर से भयंकर तबाही मची है। तबाही और बर्बादी की कई तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धर्मपुर की हैं। आधी रात को आई इस आपदा ने धर्मपुर को करीब करीब पूरी तरह से तबाह कर दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है मकानें, दुकानें तबाह हो चुकी हैं। कई होटलों को भी पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। कई गाड़ियां पानी में समा गईं, बसें तक डूब गईं। करीब 2 दर्जन बसें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। पानी का तेज बहाव इतना खतरनाक था कि पानी घरों के दूसरे मंजिल तक पहुंच गया। दुकानों के शटर तोड़कर पानी अंदर घुस गया और सारा सामान बहा ले गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक भयंकर गर्जना और अचानक आए पानी ने सबको दहशत में डाल दिया।
लोग घरों और दुकानों से जैसे तैसे बाहर निकले। कई जगह सड़कें और पुल भी बह गए, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। हुक्कड़ से लेकर के, हुक्कड़ से जो नीचे जहाँ हमारा सा एरिया शुरू होता है वहाँ से लेकर के और जहाँ तक ये खड़ जो ब्यास तकरीबन में मिलती है उसके बीच में सारा का सारा तबाही का मंजर है। 20-25 बसें जो है वो बह गई हैं, लोगों की पर्सनल गाड़ियाँ बह गई हैं, लोगों की पर्सनल गाड़ियाँ जो है वो तैर रही थी, सामान सारा कुछ सारा चला गया। वहीं सुंदरनगर के नहरी इलाके में भी कुदरत का कहर देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश में फिर से बादल फटने से कोहराम मचा है। लैंडस्लाइड से मंडी में 3 लोगों की मौत हुई है। पहाड़ से आया मलबा भी तबाही की वजह बन गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। चंद पलों में आसमान से मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। पहाड़ से आया मलबा घरों में घुस गया। आधी रात के वक्त बादल फटा, सैलाब के साथ मलबा तबाही बनकर टूट पड़ा। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की हैं। आधी रात पहाड़ का सीना फटा और मंडी के इस इलाके में मलबा घुस गया। लैंडस्लाइड से मंडी के इस इलाके में हाहाकार मच गया। कई मकान मलबे का शिकार हुए। बाराकटा गांव में मलबे में 5 लोग दब गए। मौके पर 3 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। तबाही के वक्त कई लोग मौके पर मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने मलबा गिरता देखा, जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। इस दौरान मकान पर एक भारी भरकम चट्टान आ गिरी। इस चट्टान के मलबे में एक ही परिवार के 5 लोग दब गए। परिवार के 3 सदस्यों के शव मलबे से निकाले गए। मृतकों में 2 महिलाएं, 8 महीने का एक मासूम बच्चा भी शामिल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंजर काफी भयानक था। कुछ ही पलों में पूरा इलाका मलबे से पट गया। इस तबाही के बाद अगर कुछ बचा है तो सिर्फ सैलाब और कीचड़। और राजस्थान के जालौर में एक पुलिया पार करते समय यात्रियों से भरी बस सैलाब में बहते बहते बची। पुलिया किनारे अटकी बस में सवार यात्रियों को स्थानीय लोगों ने किसी तरह से रेस्क्यू किया। वीडियो राजस्थान के जालौर का है। तूर नदी में आए उफान के बाद पुलिया पर भी पानी आ चुका है। सैलाब में डूबी पुलिया से यात्रियों से भरी बस ने निकलने का जोखिम उठाया, लेकिन तेज बहाव के बीच बस का संतुलन बिगड़ा और बस पुलिया के किनारे अटक गई। पानी में आधी झुकी बस में सवार यात्रियों ने चीख पुकार मच गई। देखिए कैसे पुलिया पार कर रही बस बीच में ही आधी झुक गई। इस हादसे का वीडियो पुलिया के दोनों छोर खड़े लोगों ने अपने मोबाइल से बना लिया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने बस में सवार यात्रियों को निकालने की कोशिश की। लोगों ने किसी तरह से बस की खिड़की और दरवाजे को तोड़कर अपनी जान बचाई। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं लगी है। स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए बस ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया। लोगों का कहना था कि पानी में डूबी पुलिया के बीच बस को निकालने से बचना चाहिए था। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिया के डूबने के बावजूद प्रशासन ने इस पर आवाजाही रोकने के लिए बैरिकेडिंग नहीं की थी। और मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश ने मुंबई और आसपास के इलाकों में हाल बेहाल कर दिया है। वीडियो नाला सोपारा के गालानगर इलाके का है। मंगलवार की रात से हो रही बारिश के बाद यहां की सड़कों पर जलभराव हो गया। रिहायशी इलाकों की सोसाइटी के बाहर की सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार से वसई विरार इलाके में हो रही बारिश ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित किया। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतें हो रही हैं। मौसम विभाग ने 17 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। अगर तेज बारिश हुई तो कुछ सोसाइटी में पानी घुसने की आशंका जताई जा रही है। इससे लोगों को जलभराव, ट्रैफिक जाम और बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए नगर पालिका की आपातकालीन टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। कल हुई बारिश के बाद मुंबई के अलग अलग इलाकों में जलभराव हो गया था। कल किंग सर्किल रेलवे स्टेशन के बाहर भी पानी भर गया था, जिससे लोगों को मुश्किल हो रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर में बीते 4-5 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कई पुलिया और रास्ते पानी में डूब गए। पुलिया के पानी में डूबने से लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। बीते 5 दिनों की बारिश से महाराष्ट्र के उत्तरी सोलापुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश की वजह से सैलाब की तेज धार सड़कों पर दिख रही है। रणमसली खुनेश्वर के बीच बनी पुलिया भी पानी में डूब चुकी है। पुलिया पर पानी की इतनी तेज धार है कि इसके बीच से रास्ता पार करना किसी जोखिम से कम नहीं है। लेकिन गांव के किसानों के पास और कोई चारा भी तो नहीं है। मजबूर किसान जान जोखिम में डालकर पानी के बीच बाइक को निकालते दिख रहे हैं।
देखिए कैसे बाइक सवार अपनी साथी के सहयोग से रास्ता पार कर रहे हैं। पुलिया की दूसरी छोर पर एक यात्री बस भी खड़ी दिखाई दे रही है। पुलिया के डूब जाने से आवाजाही बुरी तरह प्रभावित है। उत्तरी सोलापुर में बारिश की वजह से वडाला, गवाड़ी, दरफल, कलामन और आसपास के गांव के लोगों का जनजीवन प्रभावित है। बारिश के सीजन के बार इस पुलिया के डूबने की वजह से हर साल लोगों को ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ता है। गांव के लोग इस पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने की मांग बीते कई सालों से कर रहे हैं। सोलापुर में बारिश की वजह से किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। और बड़ी खबर, पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान में सेना के काफिले पर हमले का वीडियो सामने आया। टीटीपी ने ये वीडियो जारी किया है। 3 दिन पहले हुए हमले में पाकिस्तान के 12 जवान मारे गए थे। यह हमला इतना तेजी से किया गया था कि पाकिस्तान फौजियों को संभलने का वक्त भी नहीं मिला। उनका काफिला गुजर रहा था और अचानक से धमाका हो जाता है। ये वीडियो टीटीपी की तरफ से जारी किया गया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के गोरखपुर में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र का पशु तस्करों ने मर्डर कर दिया। इस वारदात के बाद गोरखपुर में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। स्थानीय लोगों ने अभियुक्तों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। लोग सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हत्या के अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। तस्वीरें यूपी के गोरखपुर की हैं। मर्डर की वारदात के बाद गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर पिपराइच मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स ने हालात को जैसे तैसे संभाला। नीट की तैयारी कर रहे 19 साल के छात्र को पशु तस्करों ने पीट कर मार डाला। लाश को घर से 4 किलोमीटर दूर फेंक दिया। 4.5 घंटे बाद घर वालों को छात्र के खून से लथपथ लाश मिली। उसका सिर बेरहमी से कुचला हुआ था। इससे पहले 10 से 12 पशु तस्कर 3 गाड़ियों से छात्र के गोदाम को लूटने पहुंचे थे। इसकी सूचना मिलने पर छात्र स्कूटी से मौके पर पहुंचा। उसके साथ में 10 से 15 गाँव वाले भी थे। उनका तस्करों से आमना सामना हो गया। तस्करों ने छात्र को पकड़कर जबरन गाड़ी में बैठा लिया और बाद में उसका मर्डर कर दिया। इस बीच गुस्साई भीड़ ने एक पशु तस्कर को पकड़ लिया। उसकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने पशु तस्कर को पीट कर अधमरा कर दिया। उसे बचाने की कोशिश में पुलिस से लोगों की हाथापाई भी हो गई। और गोरखपुर में छात्र की मौत पर पुलिस का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है गिरने से सिर के पीछे चोट लगी होगी। पुलिस की टीम की तरफ से बयान आया है, जहां फायरिंग के कोई सबूत नहीं मिले हैं, ये भी बताया गया है। पोस्टमार्टम से स्थिति साफ होगी। पुलिस की 5 टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हुई हैं। परिवार की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो बच्चे की हत्या के बाद विरोध किया गया और ग्रामीणों की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई थी। जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है, सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज़ आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सब की पहचान करके उन सब के लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहाँ जहाँ के वो रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारे द्वारा टीमों को भेज दिया गया है। सबकी अगली खबर लखनऊ से। लखनऊ में 6ठी क्लास के छात्र ने ऑनलाइन गेम में 13 लाख रुपए हारने पर सुसाइड कर लिया। यश अपने मां बाप का इकलौता बेटा था। देखिए हर माता पिता को सावधान करने वाली खबर। 14 साल का यश कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। यश की मौत के बाद घर में मातम पसरा है। ऑनलाइन गेम में 13 लाख रुपए हारने पर यश ने सुसाइड कर लिया। पिता के समझाने पर वो कमरे में गया। कुछ देर बाद उसका शव फंदे पर लटकता मिला। परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। यश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मौत की खबर सुनते ही माँ बेहोश हो गई। पूरे घर में चीख पुकार मच गई। हम थे ना, इसने फांसी लगा लिया। अच्छा, क्या बेटा गेम भी खेलता था क्या? जी खेलता था। अच्छा, कौन सा गेम खेल रहा था? अब सर ये पता नहीं था। अच्छा, कितना पैसा हारा होगा ऑनलाइन गेम में? 13 लाख रुपए सर। अच्छा, कैसे पता चला कि 13 लाख रुपए? जब बैंक में गए अपना पैसा निकालने, हमने कहा दवा के लिए लाओ 10-20 हज़ार रुपये निकालना है।
वहाँ निकालने गया तो चेक भरे तो बैंक वाला कहने लगा तुम्हारे खाते में जीरो, कुछ है ही नहीं। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना सोमवार देर शाम मोहन लालगंज इलाके के धनुवासाड़ गांव की है। पुणे की एक सोसाइटी में अचानक लिफ्ट नीचे गिर गई। इस दौरान लिफ्ट में मौजूद एक बच्चे समेत वहां मौजूद 6 लोग बाल बाल बच गए। देखिए ये रिपोर्ट। वीडियो पुणे के वाघोली इलाके की एक सोसाइटी का है। लिफ्ट में 2-3 महिलाओं के साथ 2 पुरुष और एक बच्चा दिखाई दे रहा है। अपने फ्लोर से लिफ्ट में सवार होने के दरवाजा बंद होता है। एक महिला की गोद में बच्चा भी दिखाई दे रहा है। लिफ्ट में सवार होने के 12 सेकंड तक तो सब कुछ सामान्य है, लेकिन 13वें सेकंड में लिफ्ट अचानक तेजी से नीचे गिरती है और इसमें मौजूद सभी लोग तेज झटके के साथ लिफ्ट के फ्लोर पर गिर जाते हैं। 1 सेकंड के लिए इन लोगों को समझ में नहीं आता हुआ क्या, लेकिन ये लोग खुद को संभालते हैं। एक बार फिर देखिए कैसे लिफ्ट अचानक झटके के साथ नीचे गिरती है। इसमें मौजूद लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। बहुमंजिला इमारत में रहने वाले लोगों के लिए लिफ्ट दिनचर्या का अहम हिस्सा है, लेकिन लिफ्ट की समय समय पर मेंटेनेंस भी जरूरी है। बहुमंजिला सोसाइटी में कई बार लिफ्ट गिरने से बड़े हादसे हो चुके हैं। बीते 27 जुलाई को भी पुणे की एक सोसाइटी में लिफ्ट के अचानक नीचे गिरने का वीडियो आया था, जिसमें एक बच्चा बाल बाल बचा था। और यूपी के मुरादाबाद में एक महिला ने अपने भाई और साथी के साथ ससुराल के गेट पर अंधाधुंध गोलीबारी की। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। गोलियों की बौछार, पूरी गली गोलियों के आवाज से थर्रा रही है। घर के बाहर 3 लोग दिख रहे हैं। इनमें शख्स और एक महिला गोलियां बरसा रही हैं, तो पीछे एक और शख्स दिख रहा है। घर के बाहर फिल्मी स्टाइल में फायरिंग की गई। गोलीबारी की हैरान करने वाली तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की हैं, जहां एक लड़की अपने भाई और साथी के साथ अपने ससुराल पहुंची और अचानक ससुराल के गेट पर पहुंचकर गोलियां बरसाने लगी। वीडियो में देख सकते हैं कि एक महिला अपने भाई और साथी संग ससुराल के बाहर अंधाधुंध फायरिंग करती है। गोलीबारी की आवाज सुनते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मामला मुरादाबाद के कटघर इलाके का है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस मामले में जांच कर रही है। ससुराल पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि यह हमला हत्या के मकसद से किया गया था। पति फरमान ने पुलिस को दी गई शिकायत में दावा किया कि उसकी पत्नी सबिया खान रात करीब 2 बजे अपने भाई अयान और 2 साथियों के साथ घर आई थी और गैंगस्टर्स की तरह गोलियां चलाई और उस पर जानलेवा अटैक किया। अब बात हरियाणा की, जहां पलवल में कार सवार पुलिसकर्मी ने स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों को कुचल दिया, जिसमें 2 की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। लोगों का आरोप है कि पुलिसकर्मी नशे में थे और इस वजह से ये घटना हुई है। पलवल में इसी कार से पुलिसकर्मी ने स्कूल से लौट रहे 3 छात्रों को कुचल दिया। छात्रों को कुचलने के बाद कार चला रहा पुलिसकर्मी कार लेकर मौके से भाग रहा था। टक्कर मारने के बाद वो रुका नहीं, बल्कि मौके से गाड़ी लेकर भागने लगा। इसके बाद लोगों ने उसकी गाड़ी का पीछा किया और करीब 500 मीटर तक पीछा करने के बाद ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी को पकड़ लिया। इसके बाद बीच सड़क लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बच्चों को टक्कर मारने वाले हेड कांस्टेबल नरेश कुमार को जब पुलिस की टीम अपने साथ ले जा रही थी तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि हेड कांस्टेबल नरेश कुमार नशे में धुत था और उसका मेडिकल ग्रामीणों के सामने ही कराया जाना चाहिए। पुलिसकर्मी की कार की टक्कर से 2 स्कूली छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत गंभीर है। बच्चों के पिता शहाबुद्दीन ने बताया कि उनके तीनों बेटे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मृतक अयान और एहसान 5वीं क्लास के छात्र थे। पिता का आरोप है कि पुलिस आरोपी हेड कांस्टेबल नरेश कुमार को बचाने में लगी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ बिजनौर नेशनल हाईवे पर एक बाइक सवार के खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अब मेरठ पुलिस युवक की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ये सोशल मीडिया में रील बनाने की सनक है। वीडियो मेरठ बिजनौर नेशनल हाईवे का है। देखिए कैसे ये सनकी युवक बिजी नेशनल हाईवे पर स्पोर्ट्स बाइक पर खड़े होकर स्टंट कर रहा है। सड़क पर बाइक की रफ्तार भी तेज है। पीछे से उसके दोस्त इसका वीडियो बना रहे हैं। खुद के साथ दूसरों की जान जोखिम में डालकर ये शख्स खतरनाक स्टंट करता आगे बढ़ रहा है। बाइक पर खड़े होकर स्टंट करता शख्स टोल प्लाजा को भी पार करता दिखता है। जब ये शख्स टोल प्लाजा के करीब आता है तो पीछे से वीडियो बना रहे इनके 2 टोल कर्मियों को टोल बैरियर हटाने के लिए चिल्लाते हैं।
युवक को बाइक पर खड़े होकर आते देख टोल कर्मी भी बैरियर हटा देते हैं। जैसे कि ये शख्स टोल को पार करता है तो उसके आगे एक और बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली भी जाती दिखती है। स्टंट के दौरान ये शख्स ट्रैक्टर ट्रॉली के बेहद करीब भी आ जाता है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार लोग इस शख्स को जानलेवा स्टंट करते देख हैरान दिखते हैं। सोशल मीडिया में युवक का खतरनाक स्टंट वायरल हो रहा है। मेरठ पुलिस के मुताबिक ये वीडियो उनके संज्ञान में आया है। फुटेज के आधार पर बाइक सवार की पहचान की जा रही है। उसके खिलाफ जल्द ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के आगरा में एक घर में 2 तेज धमाके से हड़कंप मच गया। पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। अब इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। धमाके से दहला पूरा मोहल्ला। एक घर के अंदर हुए 2 जोरदार धमाके। इस ब्लास्ट में सास बहू हुई घायल। कमरे के दरवाजे उखड़े, घर से गली तक आया मलबा। तस्वीरें आगरा के प्रेम नगर इलाके की हैं। 2 धमाकों से पूरी गली दहल गई। यहाँ एक घर में एक के बाद एक 2 धमाके हुए। लोहे का मेन गेट गली में उखड़कर गिर गया। धमाके इतनी तेज थे कि घर के सामने खड़ी कार तक हिल गई। पुलिस अब इस घटना की तफ्तीश में जुटी है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज हैरान करने वाला है। तस्वीरों में धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग दौड़ते दिखे। कमरे के दरवाजे उखड़ गए, सामान अस्त व्यस्त हो गया। घटना सोमवार रात 8 बजे की है। ये धमाके भानु प्रताप सिंह के घर में हुए। उनका बेटा राजेश तोमर ट्रैवल एजेंसी में गाड़ी चलाता है। घर पर उनकी पत्नी जानकी और बहू साधना मौजूद थीं। राजेश का बेटा मनोज और बेटी दीक्षा किसी काम से बाहर गए हुए थे। धमाके के वक्त जानकी बेसमेंट और साधना पहली मंजिल पर थीं। और वनतारा पर सवाल उठाने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वनतारा को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि वनतारा में नियमों का पालन हो रहा है। वनतारा पर आरोप लगाने वालों को सुप्रीम कोर्ट से जवाब मिल गया। कुछ लोगों को आपत्ति थी कि वनतारा में नियमों की अनदेखी हो रही है, जानवरों का ठीक से ख्याल नहीं रखा जा रहा। अब इस केस में रिलायंस फाउंडेशन की बड़ी जीत हुई है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वनतारा को क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट ने वनतारा ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप और जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वनतारा में जानवरों की खरीद बिक्री नियमों के दायरे में हुई है। एसआईटी ने इस मामले की जांच की है। उस रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं मिली और हम उसी पर भरोसा करेंगे। अब इस मामले को बार बार उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वनतारा मानहानि का मुकदमा करने के लिए स्वतंत्र है। वहीं कोर्ट के फैसले पर वनतारा के प्रवक्ता ने कहा कि हम अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी के निष्कर्षों का स्वागत करते हैं। वनतारा हमेशा से बेजुबानों के प्रति प्रेम, करुणा और जिम्मेदारी का प्रतीक रहा है।